सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम फिजिक्स पर बात करेंगे। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 में दिसंबर में जो आयोजित हो रही है, संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है, उसमें हम फिजिक्स को किस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें दो फैक्टर हैं। आपको भी पता है कि इसमें दो तरह के विद्यार्थी हैं जो फिजिक्स छोड़ रहे हैं, एक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक वो विद्यार्थी जो फिजिक्स करना चाह रहे हैं। तीसरे तीसरे तीन प्रकार के इसमें हम ले सकते हैं। तीसरे जो नीट या पहले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं या मैथ के हैं, जिनकी फिजिक्स अच्छी है। इसमें तीन तरीके से हम लेंगे। तो पहला, यदि हम बात करें इसके अंदर, तो पहला विद्यार्थी वो है जो बिल्कुल फिजिक्स को छोड़कर चल रहा है। दूसरा विद्यार्थी है जिसके मन में एक सवाल है कि यदि मैं फिजिक्स छोड़ दूं तो कहीं मैं रह ना जाऊं, या उसको एक डर है। और ये भी है साथ में कि फिजिक्स यदि अपने छोड़ देते हैं, छोड़ने से अच्छा है कि हम 5-7 यूनिट है जो अपने कर सकते हैं। तीसरे जो फिजिक्स को अपना मुख्य सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं और उनका अच्छा है, स्ट्रोंग है। तो हम तीनों विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं नंबर 1 पर बात करूंगा कि फिजिक्स को किस प्रकार से, हालांकि उसमें विस्तृत जानकारी अर्जुन जी सर आपको देंगे। व्याख्याता भौतिक विज्ञान है जो हमारे टेस्ट सीरीज में वीडियो सोल्यूशन भी करवा रहे हैं। आगे हम कोर्स पर भी चर्चा इस सेशन पर करेंगे। आगे हो सकता है आपको फिजिक्स के लेक्चर भी मिले। और इसके साथ साथ आगे जो टेस्ट सीरीज हमारी 3.0 स्टार्ट हो रही है, उसमें वीडियो सॉल्यूशन का कार्य जिम्मा है जो उनके पास है, अर्जुन जी के पास। तो ये आपको पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे कि किस तरीके से हम तीनों विद्यार्थियों को संतुष्ट कर सकते हैं, या तीनों विद्यार्थी अपनी जो तैयारी है उसको किस प्रकार से आगे लगातार जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ कि जिन विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि फिजिक्स को छोड़ दें। बिल्कुल सही बात है कि फिजिक्स को यदि छोड़ दें तो अब हमारे पास ऐसा समय है कि वैकेंसी काफी दूर है। जैसे मुख्य रूप से हमारा फोकस क्या रहता है कि सेकेंडरी एजुकेशन पे रहता है। तो उसकी यदि हम बात करें, और संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी में भी अभी हमारे पास समय है, 4-5 महीने हैं। तो हमने एक ऐसा प्लान इसमें बनाया है कि टेस्ट के अंदर भी हमने उन यूनिट्स को, शुरू वाली यूनिट को डाला है जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, जो आप छोड़े नहीं। उनको यदि आप कर लेते हैं तो आप ज्यादा नहीं, कई बार क्या एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और जो प्रश्न है वो 11वीं-12वीं से यदि ज्यादा डाल दे, तो हम 5-7 सवाल है जो आराम से सही कर सकते हैं। तो ऐसी यूनिट को हमने पहले रखा है। उसके अंतर्गत कौन सी वो यूनिट है उस पर आपको विस्तृत से सर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिट है जहां आप थ्योरेटिकल पोर्शन है, 11वीं-12वीं की बुक्स है वहां से, या आप न्यूमेरिकल अभ्यास कहां से कर सकते हैं। दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरे चरण में हमारे पास वो विद्यार्थी हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनकी रुचि नहीं है, या कुछ बन नहीं पा रहा है, दबाव है, सिलेबस बड़ा है, तो वो सोचकर भी उस और अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम करना तो चाह रहे हैं लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, या हमें पता नहीं है कि कौन सी यूनिट ऐसी है जो थ्योरेटिकल है और जहां से ज्यादातर एग्जाम में, जैसे एसीएफ है, कॉलेज लेक्चरर है, स्कूल लेक्चरर है, वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा है, वरिष्ठ अध्यापक सेकेंडरी एजुकेशन है, वरिष्ठ अध्यापक विशेष संस्कृत शिक्षा है, उन एग्जाम में जो सवाल आए हैं, किस टाइप के सवाल आए हैं, न्यूमेरिकल आए हैं या थ्योरेटिकल किन यूनिट से आए हैं, न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, हार्ड सवाल बीएससी वाले पार्ट में कौन सी यूनिट से आते हैं, कौन सी यूनिट है जो आपको नहीं करनी चाहिए। इन सब के लिए विस्तृत तौर पर अर्जुन जी आपसे अभी करेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि सिलेबस में बीएससी वाला पार्ट कौन सा है, 11th-12th का जो पार्ट है वो कौन सा है। इसकी पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार कर रखी है और वो आपको पूरा बताएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाली जो शिक्षा विभाग की सेकेंडरी एजुकेशन की एग्जाम में, संस्कृत शिक्षा विभाग की जो दिसंबर में आयोजित होने वाली एग्जाम है, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और फिजिक्स के अंदर भी आप छोड़ने की बजाय कुछ कुछ प्रश्न, आप यदि कुछ यूनिट्स का चयन आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आज आपका यदि 2 प्रश्न भी सही हो रहे हैं तो आप के लिए वो बोनस पॉइंट है, आपके लिए उसमें नुकसान नहीं है। तो आप उन विद्यार्थियों को मेरा विशेष संदेश है जो विद्यार्थी ये मानकर चल रहे हैं कि हमें फिजिक्स नहीं करनी चाहिए या हम छोड़ दें। तो मेरा फैक्टर भी कहीं ना कहीं वहां था, लेकिन हमने ये सोचा है कि आप छोड़ने की बजाय अब हमारे पास टाइम है तो आप उन यूनिट्स को तो आराम से कर सकते हैं। एक टारगेट बना ले कि हमने तो 5 ही करनी है, तो आप 5 ही लेकर चलें। उन जो विद्यार्थी नीट के हैं या जिन्होंने पहले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रखी है, या जिनका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, या जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी साइंस से तैयारी कर रहे हैं, वो अपना ये मानकर चलें कि उनको छोड़ना नहीं, उनको पूरी मेहनत करनी है और अच्छा स्कोर करने का उनमें प्रयास करना है। तो अब आगे की जो पूरी जानकारी है वो अर्जुन जी सर आपको पूरी देंगे। तीनों पार्ट्स के अंदर सर आपको बताना है कि जो विद्यार्थी छोड़ना चाह रहे हैं उनमें भी, और आगे 2 पार्ट और मैंने बताया उनमें भी आप पूर्ण रूप से सर आपको बताएंगे। आगे हम 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी हैं उसमें सर से आप पूरी बातें सुने। फिजिक्स के अंदर अनुभवी व्यक्ति हैं, पिछले 6-7 साल से स्कूल लेक्चरर है हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, और उससे पहले इन्होंने तैयारी की है, अनुभव है उनको।
तो आपको अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे किस प्रकार से आप फिजिक्स के अंदर छोड़ने की बजाय आप उन यूनिट्स को करें, या जो पार्ट मजबूत है, जो विद्यार्थी पहले तैयारी कर चुके हैं जिनकी फिजिक्स मजबूत है, उनको भी किस प्रकार से तैयारी करनी है, न्यूमेरिकल कहाँ से निकालने हैं, कहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव अभ्यास कहाँ से करना है, इसके अलावा पुस्तक सूची इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रकार की संपूर्ण रणनीति के साथ आगे हम अर्जुन जी से करेंगे बात, और अर्जुन जी आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद अर्जुन जी। धन्यवाद सर। नमस्कार विद्यार्थियों। तो फिजिक्स के सिलेबस की हम बात करेंगे आज, कि जो विद्यार्थी फिजिक्स के 3-4 यूनिट करना चाहते हैं या जो बिल्कुल ही छोड़ना चाहते हैं, और नीट के विद्यार्थियों की। तो सबसे पहले तो जैसे जो विद्यार्थी छोड़ना चाह रहे हैं या जो 4-5 यूनिट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो विद्यार्थी, उनका फिजिक्स के साथ जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, और मेरे हिसाब से उन्होंने 12th के बाद फिजिक्स पढ़ी नहीं होगी। इसके कारण वो थोड़ी सी उनके दिमाग में ये घबराहट रहती है कि हम फिजिक्स करेंगे और पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो हम उनको कैसे सोल्व कर पाएंगे, अगर गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इन सब पे हम बात करेंगे। वैसे आपने फिजिक्स का सिलेबस है वो देखा होगा, सेकंड ग्रेड में कैसा सिलेबस है। उसमें सेकेंडरी का पार्ट भी है और उसके बाद बीएससी का पार्ट भी है। सेकेंडरी पार्ट मतलब 11वीं और 12वीं की कुछ यूनिट है उसमें, और बीएससी की भी कुछ यूनिट है। तो हम बारी बारी से बात करेंगे, पहले 11वीं और 12वीं की जो यूनिट है उसके बारे में, और फिर बीएससी वाली बात करेंगे। तो अगर अपने 11वीं और 12वीं की बात करें, और उन विद्यार्थियों की जो बिल्कुल ही छोड़ना चाहते हैं या जो ऐसा चाहते हैं कि कुछ तो फिजिक्स में कर लें, 8-10 क्वेश्चन भी अगर हमारे सही होते हैं तो अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले उसी बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ने जाते हैं, पहली बार 11वीं क्लास में जाते हैं, तो जो पहला चैप्टर है 11वीं क्लास का, वो सब बच्चों ने पढ़ा है और बहुत ध्यान से पढ़ा है। हालांकि इस चैप्टर के बारे में कहें कि जब बच्चा 11वीं क्लास में एडमिशन लेता है तो कई बार ये चैप्टर निकल जाता है, और एक बार जब ये चैप्टर निकल जाता है, मतलब टीचर से नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद वो चैप्टर पूरा रट्टे पे आ जाता है। तो बहुत से विद्यार्थियों को इस पहली यूनिट में ये दिक्कत रहती है। लेकिन आपको बता दूं कि आपके सिलेबस की सबसे आसान यूनिट है ये, और मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों की यूनिट करनी चाहिए। और पक्की बात है, अगर यूनिट करेंगे आप तो आपको 2 क्वेश्चन देगी यूनिट, एक कहाँ से देगी और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आए, वो हम बात करेंगे। तो जो पहली यूनिट है वो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत और मापन नाम की यूनिट है। ये 11वीं क्लास का पहला ही चैप्टर होगा ये, जिसमें मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में है। आपको पता है भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते हैं आपकी भौतिक राशियां क्या होती है, जिसे मापा या तोला जा सके, भौतिक राशियां। अब राशियों का मात्रक भी होते हैं, तो आप मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। और आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपने पढ़ा हुआ कि इस पहली यूनिट के अंदर 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक हैं, वो टेबल आपको याद करनी होती है। उसके बाद आप बाकी सारी जितनी भी राशियां, वो जो व्युत्पन्न राशियां हैं, उनकी यूनिट, उनके मात्रक बनाते हैं आप। और मात्रक बनाने के लिए आपको जिस भौतिक राशि की बात हो रही है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आप वेग निकाल रहे हैं, वेग का अगर आपको मात्रक निकालना है तो आपको क्या है, विस्थापन बटा में समय, ऐसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप उसके बाद जैसे विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड, ऐसे इसका मात्रक बन जाता है। और फिर हम मात्रक के बाद बनाते हैं बीमा सूत्र। बीमा सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ML और T, मास, लेंथ और टाइम। हम क्या करते हैं, जो मात्रक देखते हैं उस मात्रक के हिसाब से ML और T के ऊपर कुछ घातें लगाते हैं। जैसे मीटर बटा सेकंड में मीटर की पावर 1 है, तो मीटर वाली पावर जो बड़ा MLT है, जैसे इसमें लिखने वाला सही सर, जैसे ये आपने पढ़ा होगा MLT, तो इधर मीटर बटा सेकंड है, तो आप मीटर की पावर 1 है वो किस पे लगाएंगे, लंबाई पर, और सेकंड की पावर, तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे अपने।
मीटर और सेकंड की पावर -1। तो ये समय वाली जो पावर है वो किस पे आती है, टी पर। अब यहाँ पे केजी नहीं है, केजी मतलब द्रव्यमान, केजी की पावर होती तो वो किस पे आती, एम पर आती। तो यहाँ केजी नहीं है तो एम की पावर कितनी आ जाएगी, 0। तो ये वेग का मात्रक हो गया और ये वेग का विमा सूत्र हो गया। ऐसे बनाते हैं। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब ये यूनिट देखेंगे तो इसमें तो मूल मात्रकों की सारणी बनी है और उसके बाद में आपको बहुत सारे 50-60 भौतिक राशियां हैं, उनकी जो व्युत्पन्न राशि हैं उनकी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है और मात्रक और विमा सूत्र लिखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप तरीका याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, इसमें यह भी है कि वो 50-60 आप एक साथ रख नहीं सकते, लेकिन अगर आप आगे वाली यूनिटें, जैसे आप गति के बारे में पढ़ेंगे, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, उसमें वेग वगैरह सब आएंगे, त्वरण भी आएगा, उसके बाद बल, अगले चैप्टर में बल आ जाएगा। तो यदि आप आगे वाली यूनिटें पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्मूला आपको तैयार हो जाएगा और फॉर्मूला तैयार होने के बाद आप इस यूनिट में जो मात्रक और विमा सूत्र है उन राशियों के बना पाएंगे। तो इसको रटने की कोशिश ना करें, इसको आगे वाले चैप्टरों से जोड़ के, क्योंकि हर चैप्टर में हम कोई ना कोई भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वहां पे भौतिक राशि, जैसे संवेग के बारे में आपने पढ़ लिया और संवेग का आपको फॉर्मूला पता है, तो आप इस तरीके पे जाएंगे तो आपको मात्रक और विमा सूत्र दोनों बनाने आ जाएंगे। इसके बाद इस यूनिट में आपको ये हो गया कि मात्रक और विमा सूत्र कैसे बनाने हैं, विमीय समीकरण यहाँ तक हो गया। उसके बाद है मापन, और मापन में क्या होती है, एरर, त्रुटियां होती है। अब प्रश्न कई बार दो आते हैं इसमें, एक तो विमा सूत्र और मात्रक के बारे में आता है, दूसरा आता है त्रुटियों में। और अगर एक क्वेश्चन का चुनाव होगा तो पक्की बात है कि एरर पे, त्रुटियों में क्वेश्चन आता ही आता है। अब त्रुटियां क्या होती है ये आपको पता ही है कि वास्तविक मान और मापित मान के बीच में जो अंतर आ जाता है उसे हम त्रुटियां कहते हैं। अब 11th की बुक खोलेंगे तो आपको त्रुटियों के अलग अलग नाम मिलेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, आपेक्षिक त्रुटि है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन है जो अपेक्षिक त्रुटि, और अपेक्षिक त्रुटि को हम प्रतिशत में बदल देते हैं तो वो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। तो वहां पे आप प्रतिशत त्रुटि के ऊपर क्वेश्चन तैयार करके आए, और फिर त्रुटियों का जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपको ये यूनिट कवर हो जाएगी और बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। तो ये यूनिट सबको करनी है, छोड़नी नहीं है इसमें। फिर वेक्टर है, तो जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते वो इस यूनिट को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन नीट वाले विद्यार्थी हैं वो वेक्टर वाले यूनिट को भी छेड़ेंगे। और काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति है, द्विविमीय गति है, वो दोनों करेंगे। और वैसे जो बिल्कुल नहीं करना चाहते वो एक विमीय गति को पढ़ सकते हैं, उसमें गति की समीकरण है तो आप कर पाएंगे आराम से। तो एक विमीय गति के बारे में पढ़ें कि वेग, विस्थापन है, त्वरण है और गति की तीनों समीकरण बता रहे, तो कुछ प्रश्न सोल्व करेंगे, अंकित प्रश्न, तो आपके ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो अभी तक मैंने ये बताया है कि कम से कम फिजिकल वर्ड और काइनेमेटिक्स में आपको एक विमीय गति के बारे में पता होना चाहिए और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। अब फिजिक्स में तैयारी करने का तरीका यही है कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ के और जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर अभ्यास प्रश्न निकालें। अभ्यास प्रश्न कोई सी बुक हो सकती है वैसे, लेकिन सबसे पहले आप राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन जो आपको ठीक लग रहे हैं वो निकालें। आसान से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे आप। और फिर अगर आपको ज्यादा मटेरियल चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह काम मिलेंगे, जैसे टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूनिवर्सल की किताब में मिल जाएंगे। अब यूनिवर्सल किताब आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में पड़ी है गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां से आप ले सकते हैं। और उसमें उस बुक का इतना बढ़िया काम है कि आप हर टॉपिक पे 20-30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसके ऊपर वो 20-30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स को समझने का यही तरीका है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकली अप्लाई करना है आपको उन क्वेश्चन पे, तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन तैयार होंगे और आपके फिजिक्स का ज्ञान में वृद्धि होगी और आपको वो एग्जाम में पूरी हेल्प करेगा। इसके बाद है लॉ ऑफ मोशन। तो मैं ये कहूँगा कि पहली यूनिट जो यूनिट और डायमेंशन के, उसके बाद आपको लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ आपको तीनों पता होना चाहिए। इस यूनिट में कम से कम इतना तो पढ़ ही सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 4-5 यूनिट करना चाहते हैं। और नीट वालों के लिए मैं कहूँगा कि वो सारे ही करेंगे इसको, और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। इसके बाद आप घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखिए। फ्रिक्शन क्या है, कितने टाइप का होता है, थोड़ी सी जानकारी। तो इस पे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है।
और अब पहली यूनिट और जो मेन यूनिट है जो 4-5 करना चाहते हैं उसमें दूसरी यूनिट है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आप सबको करना है। जो छोड़ना चाह रहा है और जो 5-6 यूनिट करना चाह रहा है उसके लिए गुरुत्वाकर्षण का आपको करना ही करना है। तो इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। अब इसमें से क्या होता है कि इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है और फ्लूइड डायनेमिक्स में भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आप ये दोनों यूनिट करके जाएंगे, दोनों यूनिट बन के इसमें भी एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको इसमें भी एक यूनिट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको पढ़ना क्या है, आपने प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ा है, प्रत्यास्थता के तीनों गुणांक, प्रतिबल, विकृति क्या होती है वो सब पढ़ना होता है और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। इसी प्रकार फ्लूइड डायनेमिक्स में सांतत्य समीकरण है, श्यानता क्या होती है, रेनॉल्ड संख्या, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली की प्रमेय और उस पर आधारित कुछ अनुप्रयोग है। तो इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, मतलब ज़्यादा बड़ा आंशिक प्रश्न आता नहीं है और आता है तो फॉर्मूला बेस्ड आता है कि ये वेग बढ़ गया, ये आयतन कम हो गया, ये घनत्व बढ़ गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मतलब घनत्व डबल हो गया, द्रव्यमान आधा हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वो आप आराम से कर पाएंगे। तो एक तो होगी मेजरमेंट वाली यूनिट, एक होगी ग्रेविटेशन वाली यूनिट और एक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये यूनिट आपको तैयार करनी है। और फ्लूइड डायनेमिक्स ये भी आपको तैयार करनी है, तरल गति की है जो ये। और इसके बाद मैं यदि बात करूं 12वीं क्लास के अंदर, 12वीं क्लास में आपको तैयार करनी है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की, और उसके आगे वाला चैप्टर है जो तरंग प्रकाश की है, ये दोनों भी आपको करनी है। इस प्रकार से मेजरमेंट और फिर उसके बाद ग्रेविटेशन हो गया, उसके बाद प्रत्यास्थता वाला टॉपिक, उसके बाद तरलों के प्रवाह और उसके बाद हो गया किरण प्रकाश की और उसके बाद हो गया तरंग प्रकाश की। तो ये जो 5-6 यूनिट हो गई हैं इसको आप सबको करना है। जो छोड़ना चाह रहे हैं वो भी, अगर उनके पास इतना समय है कि अगर आप ये 5-6 यूनिट करेंगे तो आपको आराम से 10-12 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल। जो 4-5 यूनिट करना चाह रहे हैं वो इन्हीं पे फोकस करें सबसे पहले। और नीट वाले विद्यार्थियों को कहूँगा कि 11वीं 12वीं के सिलेबस में आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी जाए, आप सारे कर सकते हैं और आपको पता भी है कि करना कैसे है। थ्योरी पढ़नी है और उसके ऊपर अभ्यास प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा निकालने, जितने अभ्यास प्रश्न करेंगे फिजिक्स उतनी आसान बनती जाएगी। और जो छोड़ना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं यही कमी रही है कि हमने 11वीं 12वीं में कभी ये न्यूमेरिकल सोल्व ही नहीं किए, तो वो दिक्कत रहती है। उसके बाद बीएससी वाले में चलते हैं, अपने बीएससी के टॉपिक में। बीएससी में आ गई मैकेनिक्स यांत्रिकी, तो कंजर्वेशन लो, संरक्षण के नियम है, द्रव्यमान केंद्र है, कोलिजन टक्कर है। तो मैं ये कहूँगा कि ये वाली यूनिट है जो आप कोई टक्कर जो है वो आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं वो ही कर ले तो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से टक्कर वाला क्वेश्चन इसमें से तो बीएससी में दिया, लेकिन आप टक्कर वाला अगर 11वीं वाला करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके अलावा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कुलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आप 12वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है, कुलाम का नियम है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव है, गाउस की प्रमेय, ये कर सकते हैं। हाँ, ये मैक्सवेल इक्वेशन अगर जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है बीएससी वाला, वो मैक्सवेल इक्वेशन के लिए आपको विद्युत चुंबकीय की बीएससी की बुक आती है सीबीएच की, वो पढ़नी पड़ेगी, उसमें मैक्सवेल की समीकरण दी हुई है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स मैंने बताया दिया, बीएससी में जरूर दिया हुआ है, लेकिन आप अगर 12वीं की जो यूनिट है तरंग प्रकाश की उसी से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा आराम से। इसके बाद है थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो पूरी बीएससी है, और ये थर्मल में आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कार्नो इंजन है, तो ये आपने पढ़ी हुई है, ये आपने 11वीं क्लास में उष्मा गतिकी के चैप्टर में पढ़ी है। तो आप, मैं ये मानता हूँ कि जो छोड़ रहे हैं वो कम से कम थर्मोडायनेमिक्स के नियम और कार्नो इंजन का एक फॉर्मूला जो दक्षता का फॉर्मूला है 1 - T2/T1, वो जरूर करके जाएं। 1 - T2/T1 पर जो क्वेश्चन है पक्का ही 1% आता ही आता है। तो मतलब इस पूरी यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्नो इंजन, वो आप पढ़ के जाएंगे। और उसके बाद आप करना चाहते हो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है जो, इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे ये वाला टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स असेंबल और बेसिक पोस्टुलेट एंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स।
तो ये जो टॉपिक है पूरा बीएससी का है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये सबसे लास्ट में करिए टॉपिक, क्योंकि सबसे लास्ट का मतलब है जो नीट वाले विद्यार्थी है जो बीएससी में हाथ डाल रहे हैं, वो सबसे लास्ट में मतलब होता है तो कर ले, नहीं तो ना छोड़ दे इसको, क्योंकि ये इसका सिस्टम बहुत अलग है, इसको बहुत डीपली समझना पड़ता है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम यांत्रिकी में आपको ये जरूर पढ़ना है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो अभिगृहित है जो आपको पढ़नी है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा है और फिजिक्स में भी पढ़ा है, 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 12वीं में फिजिक्स में आता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कम से कम ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक जरूर करके जाएं। इसके बाद वाला मैं आपको नहीं कहूँगा कि करें आप, क्योंकि ये फिर बीएससी की पूरी बुक में है, 2-3 यूनिट में डिवाइड है चीज़, तो आपको पढ़नी होगी। तो इसको भी सबसे बाद में आपको लगता है कि फिजिक्स के सारे हो गए हमारे को, ये करना ही करना है तो करें आप, वरना इसको छोड़ दें। मॉडर्न फिजिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन जो आए हुए हैं वही अगर आप सोल्व कर दें तो हमारे एग्जाम, हम जब एग्जाम लेंगे टेस्ट सीरीज, उसमें जो क्वेश्चन दिए अगर आप वो भी सोल्व करेंगे तो आपके ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बीएससी वाला कोई भी है, अगर हम जो बीएससी वाले टॉपिक में से जो टेस्ट सीरीज में देंगे वो क्वेश्चन भी आप तैयार करते हैं तो आपको उसका बहुत बेनिफिट दिखेगा उसमें, और हमारा ये मानना है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होंगे। तो इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स है, नाभिकीय भौतिकी, तो आप 12वीं क्लास की नाभिकीय भौतिकी पढ़ सकते हैं, बीएससी वाले में जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जब किस्मत सही रही तो 12वीं वाले से ये आ जाता है। और रेडियो एक्टिविटी है, और इसके बाद है ये वाला टॉपिक, ये वाला मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया है और हमारे को करना है तो ही इसमें हाथ करे आप डाले इसमें, वरना नहीं डाले। तो इस प्रकार ये फिजिक्स के हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ कि कम से कम जो 5-6 यूनिट हैं, तो पहली यूनिट है मेजरमेंट वाली, वो करनी है आपको, ग्रेविटेशन करनी है, वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की करनी है, रे ऑप्टिक्स करनी है, और फ्लूइड मैकेनिक्स करनी है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये करनी है। इसके अलावा आप थर्मल फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें कार्नो इंजन के बारे में पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स के नियम पढ़ेंगे। इतना काम आपको करना ही करना है सबको। और नीट के विद्यार्थी 11वीं 12वीं के पूरी फिजिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और बुक्स की जहाँ तक बात है, तो जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़नी है, सारे जो मैंने बताए हैं टॉपिक वो राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ने हैं। उसके बाद आपको ये लगे कि हमारा ये कवर हो गया है, उसके बाद आप यूनिवर्सल की बुक में से इन टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व का सबसे बढ़िया काम ये है कि आप यूनिवर्सल की बुक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन उपलब्ध है आपको फ्री में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर किसी विद्यार्थी के पास एलन वगैरह की सीरीज है तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।